अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में इस उम्मीद से गए थे कि वे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देंगे और शराब घोटाला मामले में फंसे क्लाइंट को राहत दिलवा देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी को लेने के देने पड़ गए। असल में शराब घोटाला मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के अफसरों को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से राहत दिलाने के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 का जिक्र कर एक्ट पर ही उंगली उठाकर राहत की मांग कर डाली, लेकिन अदालत में उनका दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने अदालत की तल्ख टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की तो डबल बेंच के साथ ईडी की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनके सहयोगी एएसजी एसवी राजू ने भी उनको आड़े हाथ लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तुषार मेहता की कोर्ट से मांग थी कि वो अपने आदेश में इस तरह की याचिकाओं पर सख्त टिप्पणी करें। उनका कहना था कि अदालत को सख्त कदम उठाना ही होगा, तभी ऐसी याचिकाएं रुकेंगी। एएसजी एसवी राजू भी अदालत में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता के सुर में सुर मिलाते दिखे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के अफसरों अख्तर और निरंजन दास की याचिका पर टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत एक वैकल्पिक मंच बनता रहा है। बेंच ने कहा कि आरोपी हाईकोर्ट के पास जाकर वहां कानून के प्रावधानों को चुनौती देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर समन को चुनौती दे रहे हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने यहां तक कहा कि इस अदालत में जारी ये चलन परेशान करने वाला है। अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि किसी कानून को चुनौती देने वाली इस प्रकार की याचिकाएं दायर करके राहत का अनुरोध करना गलत है। बेंच ने कहा कि अदालत ये टिप्पणी करने के लिए विवश है कि विजय मदन लाल फैसले के बावजूद धारा 15 और धारा 63 और पीएमएलए के अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की रिट दायर करना एक गलत चलन है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में विजय मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती को लेकर ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके तहत ही सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कांग्रेस चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के पार्षद को तोड़कर ले गई और नगर निगम में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को मिली सागर दिखी जीत को हार में बदल लिया और उसके इकलौते विधायक को टीएमसी में शामिल करवाया। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन की उम्मीद में अर्जी लगाए जा रहे हैं और अजय माकन से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक उसमें पलीता लगाए जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश टीएमसी पर हमलावर हैं। डेरेक ओब्रायन कांग्रेस पर। यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और मायावती ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। ये सब तब हुआ जब नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए पटना में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जाहिर है जयराम रमेश, अधीर रंजन के बयान के बाद केजरीवाल को लेकर दिल्ली से पंजाब तक के कांग्रेसी नेताओं के बयान ने पटना की बैठक से पहले ही नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। अब सवाल यह है कि जब आरंभ ही ऐसा हो रहा है तो इसका परिणाम कैसा होगा। 12 जून को प्रस्तावित बैठक की मेजबानी जेडीयू और आरजेडी के पास है। अभी तक 16 बड़े क्षेत्रीय दलों ने पटना आने पर सहमति जताई है। विपक्षी एकता के इस प्रयास में प्रारंभिक व्यवधानों से सहमति जताते हुए जेडीयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि पटना की बैठक इन्हीं सारे अंतर्द्वंद्वों को समाप्त करने के लिए बुलाई जा रही है। नीतीश कुमार के प्रयासों का परिणाम दिखने लगा है। 2014 और 19 से अलग पहली बार कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल भी एक बड़े मंच की जरूरत महसूस करने लगे हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बैठक में आने के लिए तैयार हैं। त्यागी ने कहा कि ममता के प्रस्ताव पर ही पटना में बैठक बुलाई जा रही है तो अधीर रंजन को ज्यादा अधीर होने की क्या जरूरत है। कांग्रेस को अधीर और अजय माकन जैसे अपने नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से कई मोर्चे पर टकराव, कर्नाटक की कांग्रेस की जीत से ज्यादा भाजपा की पराजय से विपक्ष में उत्साह है। भाजपा के विरुद्ध प्रत्येक सीट पर विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी देने के लिए सबको सहमत कर पाना हाल के राजनीतिक पैतरों से स्पष्ट है। दलों की दूरियों को कम करना आसान नहीं होगा। बंगाल में कांग्रेस की तृणमूल से दूरी कांग्रेस के एकमात्र विधायक को तृणमूल में शामिल करने से और बढ़ गई। नाराज बंगाल कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल पर भाजपा से मिलकर विपक्षी एकता के प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। जयराम रमेश ने भी ऐसी ही टिप्पणी कर डाली। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि ऐतिहासिक जीत में कांग्रेस विधायक के रूप में चुने जाने के 3 महीने बाद
बायरन बिस्वास को टीएमसी ने लालच दिया। ये सागर दिघी विधानसभा क्षेत्र की जनता के जनादेश के साथ पूर्ण रूप से विश्वासघात है। गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में पहले ही हो चुकी इस तरह की खरीद फरोख्त विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नहीं की गई है और ये केवल बीजेपी के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कई मामलों पर सहमति के बावजूद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिल अलग अलग धड़क रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, वे ये नहीं कह रहे कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक का मध्य प्रदेश में दिया गया बयान भी अर्थपूर्ण है, जिसमें वह केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने के साथ पंजाब में कांग्रेस और दिल्ली में भाजपा को हराने का इतिहास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में दोहराने की ताल ठोकते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को तगड़ा झटका लगा है और पूरे मामले में एक नया ट्वीट आ गया। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने एक नाबालिग महिला पहलवान को उनका यौन शोषण किया था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वह लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। सूत्रों का कहना है कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान बालिग है। नाबालिग महिला पहलवान द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद से इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को लेकर ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आने के बाद से पहलवानों के प्रदर्शन और उनके आरोपों को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये भी है कि पुलिस रिपोर्ट सही होने पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर में लगाई गई पॉक्सो की धारा हटाई जा सकती है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पहलवानों के विरोध का 39वां दिन है। 28 मई को इस मामले पर केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर और नए संसद भवन की ओर कूच किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से काफी संख्या में उनके समर्थकों सहित उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने उसके बाद जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा रखी है। दिल्ली पुलिस के इस रुख के बाद पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया अपने मेडल्स को हरिद्वार पहुंचकर गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीकेयू नेता नरेश टिकैत के आगे आने पर पहलवानों ने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का कार्यक्रम 5 दिन के लिए टाल दिया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को इंडिया गेट पर धरना जारी रखने के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा, पहलवान कोई और विकल्प दें, हम उस पर विचार कर उन्हें धरना जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं। नरेश टिकैत ने बताया कि हमने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा है, हम खिलाड़ियों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी, आरएसएस, भारतीय मीडिया सभी को अपने निशाने पर लिया। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कह डाला कि इसे रोकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये नियंत्रित कर रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसके बाद संबोधन के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस वजह से उन्हें अपना भाषण कुछ देर के लिए रोक देना पड़ा। हालांकि उन्होंने क्या नारे लगाए ये वीडियो में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन एक शख्स को इंदिरा गांधी कहते सुना जा सकता है। लोग जब नारे लगा रहे थे तो राहुल गांधी को अपना भाषण रोकना पड़ा। नारेबाजी के जवाब में पहले उन्होंने कहा वेलकम, लेकिन जब नारेबाजी तेज हो गई तो राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके बाद हॉल में भारत जोड़ो के नारे लगे और राहुल गांधी ने दोबारा बोलना शुरू किया। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद भारत में हंगामा शुरू हो गया। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, लिखा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। मंत्री अनिल विज ने इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है।
कांग्रेस द्वारा अडानी का विरोध करने पर उन्होंने राहुल गांधी को अडानिया फीवर से ग्रसित बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर इतने बुद्धिमान हैं तो वे बताएं कि अडानी ने किया क्या है। सारा दिन अडानी अडानी करते हैं, इनको तो अडानिया फीवर हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी अपने लंदन दौरे वाले बयानों के लिए माफी न मांगे तो भारत के देशभक्तों को कांग्रेस नेता और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। The report, News of India. काफी फजीहत होने के बावजूद कांग्रेस ने नए संसद भवन के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाना बंद नहीं किया। अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने नई संसद भवन को लेकर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। जवाहर सरकार ने कहा कि अफ्रीकी देश सोमालिया की पुरानी संसद से नई संसद को कॉपी किया गया। दिग्विजय ने इसके डिजाइन को कॉपीकैट कह डाला। जवाहर सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 2 फोटोज शेयर किए। इसमें पहली फोटो सोमालिया के पुरानी संसद और दूसरी फोटो भारत की नई संसद की है। ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि सोमालिया के खारिज पुरानी संसद नए भारत की प्रेरणा। गुजरात से मोदी के पालतू वास्तुकार जो हमेशा प्रतिस्पर्धी बोली के साथ मोदी के मेगा अनुबंध प्राप्त करते हैं। अहमदाबाद, वाराणसी, दिल्ली की संसद सेंट्रल विस्टा में सोमालिया के डिजाइन की नकल करने के लिए हमसे 230 करोड़ रुपए वसूले। जवाहर सरकार के ट्वीट को कोट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जवाहर सरकार को फुल मार्क्स। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोमालिया की रिजेक्ट की गई संसद की बिल्डिंग हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है? पीएमओ कृपया अपने कॉपीकैट आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए की वसूली करें। इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने जवाहर सरकार, पीएम मोदी, पीएमओ, इंडिया, बीजेपी और कांग्रेस को मेंशन किया। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ दिन है। देश की आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश को नया संसद भवन उपहार में मिला है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिबिंब है। इसके पहले कांग्रेस के जयराम रमेश ने सेंगोल को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी द्वारा सेंगोल ग्रहण करने की तुलना उनके राज्याभिषेक से कर डाली और आरजेडी ने तो संसद भवन की तुलना ताबूत तक से कर डाली थी। और अब दिग्विजय सिंह ने इसे सोमालिया का रिजेक्टेड संसद भवन की कॉपी बता डाला। The report, News of India. मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में रिश्वत की रकम हवाला और क्रेडिट नोट के जरिए तो ली, लेकिन अब पता चला कि रिश्वत की कुछ रकम कैश में भी ली गई। दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में जो ईडी की नई चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए। ईडी ने बताया कि शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने अपने करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से कारोबारी अमित अरोड़ा से घूस के रूप में 2 करोड़ 20 लाख रुपए लिए। आम आदमी पार्टी का यह घोटाला 2011 से 22 का है, जिसे अंजाम देने में पूरी सरकारी तंत्र को लगा दिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई भी अलग से कर रही है। ये पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को लेकर सीधे ये खुलासा किया। उन्होंने ही रिश्वत ली। इस चार्जशीट को 4 मई 2023 को दायर किया गया था, जिसका अदालत में संज्ञान लेते हुए सिसोदिया सहित 4 लोगों को समन किया है। मनीष सिसोदिया मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। अमित अरोड़ा को नवंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले को लेकर ये लोग कई तरह के गड़बड़ झालों में शामिल थे, आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे लागू करने के लिए भी वैध तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया को ये घूस की रकम इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाया था। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि ईडी की चार्जशीट पूरी तरह से काल्पनिक है। पार्टी ने दावा किया ऐसी ही एक चार्जशीट में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी फंसाया गया और फिर अदालत में इसे वापस लेना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर 14 मोबाइल फोन्स बर्बाद करने का आरोप लगाया गया, लेकिन फिर पता चला कि फोन ईडी की कस्टडी में ही हैं। ईडी ने बताया है कि अमित अरोड़ा को अपनी कंपनी से जो रोजाना कमाई हो रही थी, उसी में से मनीष सिसोदिया को घूस दी गई। अप्रैल 2021 के दूसरे हफ्ते में 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाकी पैसे अगले 2-3 महीनों में दिए गए। अमित अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से मार्च 2021 में मुलाकात की थी, जब उन्हें पता चला था कि साउथ ग्रुप एक फार्मा कंपनी और तेलंगाना के नेताओं के गठबंधन को नाम दिया गया है, शराब कारोबार में घुसना चाहती है और अमित अरोड़ा द्वारा चलाए जा रहे एयरपोर्ट बिजनेस में भी एंट्री लेना चाहती है।
उन्होंने एयरपोर्ट बिजनेस में किसी अन्य को एनओसी न मिलने वाला नियम जोड़ने की डील सिसोदिया से की थी। इस पर दिनेश ने उनसे कहा कि इसके लिए 2,50,00,000 रुपए लगेंगे। बैठक में मनीष सिसोदिया के पहुंचने के 15 मिनट बाद दिनेश अरोड़ा पहुंचा और बैठक में सिसोदिया के बगल में दिनेश अरोड़ा के बैठने का संदेश पहुंचा कि नई शराब नीति का काम उनकी तरफ से वही देख रहा है। दिनेश अरोड़ा ने सिसोदिया के लिए 6% घूस जमा करने का दावा भी किया। ईडी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल का करीबी होने का भी दावा करता था और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के इशारों पर कैश का भी प्रबंधन करता था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल अपने बयानों की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह अब उनके निशाने पर हैं। वजह ये कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे उनमें एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का मामला भी है और इसी वजह से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में पता चला कि जिसे पहलवान नाबालिग बता रहे थे वो तो बालिग निकली, इसलिए अब पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन कपिल सिब्बल ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून और इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान बृजभूषण शरण सिंह पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं। सिब्बल ने ट्वीट किया और कहा, क्या पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होने और 164 के बयान दर्ज किए जाने के बाद तत्काल गिरफ्तारी बृजभूषण शरण सिंह के अलावा सभी आरोपियों पर लागू होती है क्योंकि वह भाजपा से ताल्लुक रखते हैं? प्रतिष्ठित महिला पहलवान कोई मायने नहीं रखती। आपके लिए क्या सिर्फ वोट मायने रखता है? सरकार को कोई परवाह नहीं है। सिब्बल ने सवाल किया कि क्या यही मेरा नया भारत है? सवाल यह है कि क्या पुलिस बिना इस बात की पड़ताल किए कि आरोप लगाने वाला नाबालिग है या बालिग पॉक्सो एक्ट में पहले उनकी गिरफ्तारी करते? सिब्बल की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही विरोधी प्रदर्शन कर रहे पहलवान ओलंपिक सहित तमाम अन्य पदक गंगा में विसर्जित करने की धमकी देते हुए हरिद्वार पहुंच गए। हालांकि किसान नेताओं के समझाने बुझाने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसान संगठनों ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए 5 दिन का समय मांगा है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के विरोध में हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की थीं। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है जो यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की शील भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दूसरी प्राथमिकी शील भंग करने के मामले में वयस्कों की शिकायत पर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने 28 मई को पहलवानों के मार्च निकालने की कोशिश के दौरान मलिक के साथ विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता विनेश और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग को हिरासत में लिया था। बाद में कानून व्यवस्था के उल्लंघन के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई विपक्षी दल उनके साथ खड़े भी हो गए, लेकिन कांग्रेस से उनकी बात नहीं बन पा रही। इस बीच कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के पक्ष में खुलकर आ गई। पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने कहा, मैं केंद्र सरकार के अध्यादेश के समर्थन में हूं। असल में अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा परेशानी विजिलेंस विभाग से हो रही है क्योंकि सरकार के सारे घोटालों की जांच वही कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल हर हाल में विजिलेंस विभाग पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद इसी वजह से विजिलेंस विभाग में जिस किस्म का हंगामा हुआ उससे ये बात साबित हो जाती है कि बाकी जो हो विजिलेंस विभाग तो चाहिए ही चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कंट्रोल हासिल नहीं किया तो उन्हें कम से कम 8-10 साल की जेल हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 हफ्ते बाद केंद्र ने अध्यादेश जारी किया था। इसमें नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी के गठन की बात कही गई है। ये दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेगा। संदीप दीक्षित ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश का समर्थन करते हैं,
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं किया तो उन्हें कम से कम 8 से 10 साल की जेल होगी। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने के लिए तमिलनाडु और झारखंड के सीएम से मिलने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक दिल्ली विरोधी अध्यादेश के खिलाफ डीएमके का समर्थन लेने के लिए 1 जून चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मुलाकात करूंगा। दिल्ली के सीएम ने लिखा कि 2 जून को मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिलूंगा। मोदी सरकार की ओर से दिल्ली की जनता के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ उसका समर्थन मांगूंगा। The report, News of India.